दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल कहानी है गुजरात के एक शहर की, जहाँ पर कई सारी छोटी और बड़ी कंपनियाँ हुआ करती है। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दूसरे राज्यों से भी कई सारे लोग काम के सिलसिले में जाते हैं। वैसे ही दो युवा थे, दोनों का नाम था संजीव और राजीव। वो दोनों बिहार से थे और गरीब परिवार से थे। ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड़के थे दोनों। और वो लोग अपनी गरीबी को दूर करने के लिए गुजरात जाकर पहुंचते हैं और उन्हें एक कंपनी में काम भी मिल जाता है। वही कंपनी से थोड़ी ही दूर एक घर लेते हैं जो कि एक ही कमरे का था और किराए पर वो लोग रहने लगते हैं। घर में वो लोग रहने से पहले एडवांस के तौर पर 20,000 रुपये भी देते हैं और फिर हर महीने वो लोग किराया भी सही टाइम पे दे दिया करते थे। लेकिन 6 महीने 7 महीने रहने के बाद एक दिन क्या होता है कि संजीव और राजीव अपना काम ख़त्म करके कंपनी से लौट रहे थे। जहाँ पे उनकी गाड़ी उन्हें छोड़ देती है, यानी बस से वो लोग उतरते हैं, वहाँ से उन्हें 10 मिनट की दूरी पैदल चलकर आना पड़ता है अपने कमरे तक, यानी अपने घर तक। और 2 माले का उनका बिल्डिंग था और दूसरे माले पर वो लोग कमरा लेकर रह रहे थे। उसी कमरे में वो लोग काम से लौटने के बाद खाना बनाते, खाते पीते और फिर सो जाते। कोई भी बुरी आदत उन दोनों को नहीं थी, बहुत ही अच्छे लड़के थे दोनों। काम जाते, फिर आते, खाना बनाते, खाते पीते और सो जाते। लेकिन एक दिन क्या होता है कि संजीव और राजीव लौट रहे थे काम से, तब तकरीबन 10 या 11 ही बजे होंगे और सुनसान भी रास्ता नहीं हुआ था, क्योंकि 10-11 बजे गुजरात में बहुत ज़्यादा चहल पहल भी होती है। लेकिन वो दोनों जब लौट रहे थे तब संजीव ने बिल्डिंग के ऊपर देखा, यानी वो दोनों जिस बिल्डिंग में रहा करते थे उसके बगल में ही एक दूसरा बिल्डिंग हुआ करता था और वो भी 2 माले का ही बिल्डिंग था। तब संजीव ने देखा कि उस दूसरे बिल्डिंग के छत के ऊपर एक आदमी टहल रहा है। उसे लगा कि शायद उस बिल्डिंग में कोई रहने आया है, क्योंकि जब से वो दोनों उस घर में किराया लेकर रह रहे थे वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, ताला पड़ा हुआ था। तो फिर संजीव को लगा कि शायद कोई रहने आया है। वो खुश भी हुआ क्योंकि उस बिल्डिंग की छत उनके बिल्डिंग के छत से लगी हुई थी। तो उसने सोचा कि कभी कभार उस आदमी से बात भी हो जाएगी, क्योंकि दोनों बिहार के थे, वहाँ पर उनका कोई अच्छा ऐसा दोस्त भी नहीं था। तो फिर संजीव बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और फिर राजीव को कहता है कि देखो देखो, हमारे बगल वाले बिल्डिंग में और हमारे बगल वाले छत पर कोई आदमी टहल रहा है, शायद वो वहाँ पर रहने आया है। कब आया, क्या तुम्हें पता है? तब राजीव कहता है कि कौन कौन टहल रहा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये बात सुनकर संजीव थोड़ा भौचक्का हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि क्या राजीव ने नशा किया है, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि एक आदमी टहल रहा है। तब वो राजीव का मुंह सूंघता है और कहता है कि नहीं, तुमने तो कोई नशा नहीं किया, फिर तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तब फिर से संजीव तब उस छत के ऊपर देखता है, तब वहाँ पर कोई नहीं था। संजीव को लगता है कि शायद मेरा भ्रम होगा, शायद काम ज़्यादा हो गया, आज मुझे बहुत नींद आ रही है, कल रात को नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है और कोई दिखाई दे रहा है। तो फिर दोनों अपने कमरे में जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, ये बात संजीव भूल भी जाता है। फिर एक दिन संजीव की तबीयत खराब होती है और वो काम पर नहीं जाता, लेकिन राजीव काम पर जाता है। दिन के समय संजीव दवाई खाकर सो जाता है और पूरा दिन निकल जाता है। फिर जब शाम ढलती है, थोड़ा सा अंधेरा होता है, तब उसकी तबीयत ठीक लगती है और फिर वो सोचता है कि क्यों ना कंपनी के यूनिफॉर्म को साफ़ कर दिया जाए, और बाहर मौसम भी अच्छा है तो कपड़े सूख भी जाएंगे। तो वो बाथरूम जाता है और फिर अपने कपड़े धो लेता है, उसे सुखाने के लिए छत पर जाता है। फिर वो देखता है कि वो आदमी वहाँ पर टहल रहा है। देखते ही वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? मैंने तो आपको एक बार ही देखा था, उससे पहले नहीं देखा। कब से आए हैं आप यहाँ पर? वो आदमी कुछ भी नहीं कहता, उल्टा संजीव की ओर देखकर एक हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसकी मुस्कुराहट में न जाने क्यों संजीव को ऐसा लगता है कि कुछ राज छुपा है। उसे थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि उस आदमी का चेहरा
अंधेरे में सही ढंग से नज़र नहीं आ रहा था और उसकी मुस्कुराहट भी अजीब तरह की थी। तो संजीव को थोड़ी सी घबराहट होती है। वो फिर से पूछता है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आप यहाँ पर कब से आए? और वो आदमी थोड़ी सी रोशनी की ओर बढ़ता है। तब संजीव उसे अच्छी तरह से देखता है, लेकिन उसके चेहरे में जो भाव था उसे देखकर संजीव को थोड़ा सा डर भी लगता है। फिर संजीव अपने कमरे में आता है और तब तक राजीव भी काम खत्म करके कंपनी से लौट चुका था। खाना बनाने लगे थे दोनों। तब संजीव ने कहा कि मैं उस दिन तुमसे कह रहा था कि हमारे बगल वाले छत पर कोई आदमी टहल रहा है, तो तुमने कहा कि कोई नहीं है। आज मैंने उसी आदमी को फिर से देखा। वो हमारे बगल वाले छत पर ही था और अजीब तरह से मुझे देख रहा था। कुछ अजीब सा उसका चेहरा था और मुस्कुराहट जैसे बहुत ज़्यादा भयानक सी थी। तब राजीव ने कहा कि किसे तुमने देखा? मैं तो अभी जब आया काम से लौटकर मैंने देखा कि उस घर में तो ताला लगा हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा धूल भी चढ़ी हुई है, तो फिर छत पर भला कोई आदमी कैसे टहल सकता है? ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है संजीव को। फिर वो खुद जाता है देखने के लिए कि उस घर में ताला लगा है या नहीं। जब वो खुद जाकर पहुंचता है और देखता है कि ताला लगा है और धूल भी चढ़ी हुई है, तो उसे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कि आखिर मैंने देखा किसे। ये सब देखकर संजीव और राजीव दोनों आकर सो जाते हैं और मन ही मन संजीव ये सोचता रहता है कि अगर घर पर ताला लगा है तो मुझे कौन दिखाई दे रहा है, और अगर मुझे दिखाई दे रहा है तो फिर राजीव क्यों नहीं देख पा रहा उस आदमी को। ऐसे सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है संजीव की। 2-3 दिन ऐसे ही सोचता रहता है संजीव। फिर मन ही मन एक डिसीजन लेता है कि वो इस घर के बारे में पता लगाएगा कि आखिर ये घर इतना बंद क्यों पड़ा है, क्योंकि गुजरात राज्य में बाहर राज्य से बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पर कोई भी मकान खाली नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग किराए पर भी रहते हैं। तो फिर ये मकान आखिर खाली क्यों पड़ा हुआ है? संजीव जाकर उस बिल्डिंग के मालिक से पूछता है जिस बिल्डिंग के छत पर वो उस आदमी को टहलते हुए देखता था, और उनसे जब पूछता है तो वो कुछ भी बताने के लिए राज़ी नहीं होता। फिर वो आसपास के लोगों से जाकर पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी समाचार नहीं मिलता ताकि वो उस आदमी के बारे में कुछ भी जान पाए या फिर घर के बारे में कुछ भी जान पाए, क्योंकि वो सब लोग भी नए नए आए थे और उन्हें कुछ भी उस घर के बारे में पता नहीं था। तो फिर 1-2 दिन ऐसे ही पूछ के निकल जाते हैं संजीव के। फिर एक दिन क्या होता है कि संजीव काम से लौट रहा था, तब एक बुजुर्ग आदमी उसे पीछे से बुलाता है। राजीव भी वहीं पर था। वो बुजुर्ग आदमी संजीव से पूछता है, क्या तुम पूछताछ कर रहे हो? कोई उस बिल्डिंग में आखिर कोई क्यों नहीं रहता, ताला क्यों पड़ा हुआ है? तो संजीव और राजीव कहते हैं कि हाँ। फिर वो बुजुर्ग आदमी ये कहता है कि दरअसल 5 साल पहले वहाँ पर कुछ मौतें हुई थी। वहाँ पर 5 लोग रहा करते थे। 2 भाई थे और उनकी 2 पत्नियाँ थी, और एक उनका नौकर था जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब हुआ करता था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भला इंसान था। उस नौकर को वो दोनों भाई और उनकी दोनों पत्नियां बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी। सही समय में खाना नहीं देते थे, सही समय में पैसे नहीं देते थे, लेकिन वो नौकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो उसने पुलिस कंप्लेन नहीं की। उस नौकर के बारे में मैं इसीलिए इतने अच्छे से जानता हूँ क्योंकि पहले उस घर में काम करने से पहले वो हमारे घर में कुछ दिन काम कर चुका था, लेकिन हमने उसे इसीलिए निकाल दिया क्योंकि हमारे पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे उस नौकर को देने के लिए। फिर संजीव पूछता है कि आखिर वो नौकर दिखने में कैसा था? तो फिर वो बुजुर्ग आदमी अपने घर बुलाकर लेता है संजीव और राजीव को, और दोनों को उस आदमी की तस्वीर भी दिखाता है, क्योंकि उसके घर में नौकर कई दिनों तक काम कर चुका था, तो उसकी तस्वीर भी थी। तो जब संजीव देखता है उस तस्वीर को तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसके पसीने भी छूट जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा डर के वजह से वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। ये सब देखकर राजीव उसे पकड़कर अपने कमरे में लाता है और उसे थोड़ी देर सुला देता है। जब थोड़ी देर सोने के बाद उसकी नींद खुलती है, तब वो उठकर राजीव को सारी बात बताता है कि जिस आदमी की तस्वीर उस बुजुर्ग आदमी ने दिखाई है, उस आदमी को ही मैंने
छत पर टहलते हुए देखा था। ये सब सुनकर राजीव काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो संजीव को बताता है कि ज़रूर ही इस घर में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई नहीं रहता और ज़रूर ही उस नौकर की मौत हो चुकी है और शायद उसकी आत्मा यहीं पर टहलती रहती है। ये सब दोनों बातें करते हैं संजीव और राजीव। अगले दिन वो दोनों जाते हैं उस कमरे के मालिक के पास जिस कमरे में वो दोनों रह रहे थे और उनसे जाकर कहते हैं कि हमें आपका कमरा छोड़ना है और हमें हमारा एडवांस वापस चाहिए। लेकिन वो मालिक कहता है कि अभी मैं आपको एडवांस 1 रुपये भी नहीं दे सकता। आपने जितना किराया दिया है आप उतने दिन रहिए और फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपका एडवांस नहीं वापस कर सकता। ये सब सुनकर राजीव और संजीव सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि दूसरा घर लेने के लिए उनके पास एडवांस के पैसे नहीं थे। गरीब परिवार से थे, घर से पैसे मंगवा नहीं सकते थे और जो भी वो लोग काम करते घर का किराया देते, खुद खाते और जो भी बचता वो लोग घर पर भेजते थे। तो इस वजह से उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर अपने कमरे में आते हैं और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हमारे ही छत के बगल में एक आत्मा टहलेगी तो भला हम यहाँ पर कैसे रह पाएंगे। उसके दूसरे दिन राजीव काम पर चला जाता है लेकिन संजीव कुछ बहाना करके घर पर ही रह जाता है और जब रात होती है, अंधेरा होता है, राजीव वापस नहीं आया था, तब वो फिर से जाता है छत पर और देखता है कि वही आदमी वहाँ पर टहल रहा है और संजीव की ओर देखकर मुस्कुरा भी रहा है। डर की वजह से संजीव पहले कुछ भी नहीं बोल पाता लेकिन फिर से साहस भरता है और थोड़ा सा करीब जाता है उस आदमी के पास। फिर उसे पूछता है कि आप तो भले इंसान हैं, मुझे पता है कि आप मेरा कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आप आखिर यहाँ पर ऐसे टहल क्यों रहे हैं। ये सब सुनकर वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी छत से निकलकर जल्दी से वो संजीव के पास पहुंच जाती है और संजीव का गला भी पकड़ लेती है। तब संजीव इतना ज़्यादा डर जाता है कि हाथ पैर भी नहीं हिला पाता और गला दबाते हुए वो आत्मा उसे कहती है कि तुम मेरे बगल वाले घर पे क्यों रहने आए। ना मैं इस घर में किसी को रहने दूंगा, ना ही बगल वाले घर में किसी को रहने दूंगा। ये सब सुनकर संजीव फिर कहता है कि आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैंने आपके बारे में सुना है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या है आपकी परेशानी। आपकी आत्मा शांति के लिए मैं ऐसा क्या करूं जो कि आपकी आत्मा शांति हो जाए और वो स्वर्ग सिधार जाए। फिर वो आत्मा ये सब सुनकर संजीव का गला छोड़ देती है और उसे दूर फेंक देती है। आत्मा कहती है कि अगर तुम मेरे आत्मा की शांति के लिए सच में चाहते हो तो फिर मेरी कहानी पहले सुनो, क्या सब हुआ मेरे साथ। फिर संजीव उठकर खड़ा होता है और फिर ध्यान से उस आत्मा की बातें सुनता है। आत्मा अपनी कहानी सुनाती है। दरअसल 5 साल पहले वो उसी घर में रहने वाले 2 भाई और उनकी दोनों पत्नियों का नौकर हुआ करता था। काम में बहुत ही अच्छा था लेकिन उसे सही समय पर तनख्वाह नहीं दी जाती थी और खाना भी सही से उसे नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि अगर कभी तबीयत भी ख़राब हो जाए तो उसे छुट्टी भी नहीं मिलती थी। लेकिन भला इंसान था इसीलिए वो पुलिस कंप्लेन नहीं करता था और ना ही इसके बारे में वो ज़्यादा कुछ किसी को बताता था। धीरे धीरे करके परेशानियाँ और बढ़ती गई और भी उस पर टॉर्चर किया गया दोनों भाइयों और उनकी दोनों पत्नियों द्वारा। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। फिर एक दिन वो बाजार गया था, तब वहाँ पर एक लॉटरी की दुकान थी और वहाँ पर लॉटरी बेचा जा रहा था, लॉटरी के टिकट बेचे जा रहे थे। उसने एक लॉटरी की टिकट खरीद ली 10 रुपये में, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसके 25 लाख की लॉटरी लग गई है और इस बारे में उन दोनों भाइयों को भी पता चला। फिर दोनों भाइयों के मन में और उनकी पत्नियों के मन में लालच भर गया और उन्होंने उस नौकर से कहा कि तुम वो लॉटरी का टिकट हमें दे दो। तब पहली बार उसने ज़बान खोली और उस नौकर ने कहा कि मैं ये आपको नहीं दूंगा। आपके मन में बहुत ही ज़्यादा लालच भरा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है आप लोगों ने मुझे, और जब मेरी 25 लाख की लॉटरी लग गई है आपने सुना, तो आपके मन में इतना ज़्यादा लालच क्यों है। ये तो मेरा पैसा है, मुझे मिलना चाहिए, मैं आपके घर में काम नहीं करूँगा। ये सब सुनकर वो दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो लॉटरी का टिकट उससे छीन लेते हैं और गला दबाकर उस नौकर को मार भी देते हैं। फिर अपने डाइनिंग में ही खुदवाकर
उस नौकर की शरीर को वहीं पर दफना देते हैं। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगती। लेकिन उस नौकर की आत्मा वहीं रह जाती है। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ही ज़्यादा रोती रहती थी। लेकिन थोड़े दिनों बाद देखा गया कि एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट में उन चारों की मौत हो जाती है। आत्मा ने कहा कि वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट मैंने ही किया था, क्योंकि मुझे उन चारों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और मैं इसी घर में रह गया। मेरी आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार तो किसी ने किया ही नहीं, मुझे दफना दिया गया था। तो मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? ना मैं यहाँ से जाऊँगा, ना किसी को यहाँ पर रहने दूँगा। ये सब सुनकर संजीव कहता है कि अगर मैं आपके शरीर को, यानी जो भी कंकाल है आपका, उसे निकाल कर अगर मैं अंतिम संस्कार कर दूं, तो क्या आप यहाँ से चले जाएंगे? तो फिर आत्मा कहती है हाँ, लेकिन तुम ये कैसे करोगे? फिर संजीव देखता है कि राजीव भी वापस आ गया और फिर वो राजीव को बुलाता है और फिर छत से कूदकर वो उसी घर में अंदर जाता है जहाँ पर वो आत्मा रहती थी। वहाँ पर जाकर दोनों खुदाई करते हैं, कंकाल को निकालते हैं और ले जाकर उसका अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं, जैसे कि हमारे हिंदू शास्त्र में है। तो अंतिम संस्कार करने के बाद आत्मा की मुक्ति हो जाती है और वो स्वर्ग सिधार जाती है। उसके बाद उस घर में कोई भी आत्मा नहीं टहलती, वहाँ पर लोग जाकर रहने लगे और ये सब देखकर संजीव और राजीव भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उनके बगल वाले घर पर कोई नहीं रहता था, उन्हें कोई दोस्त भी नहीं मिलता था। तो जब वहाँ पर लोग जाकर रहने लगे, उन्हें दोस्त भी मिल गए और उन्हें अच्छा भी महसूस होने लगा। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जो कि गुजरात के एक शहर की थी। और अगर आपको भी ऐसी ही कोई सच्ची घटना के बारे में मालूम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की कहानी अगर आपको ज़रा भी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।